हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोनू। वेलकम टू जस्ट विज्ञान। प्रीवियस वीडियोस में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हमने न्यूट्रिशन को फिनिश किया था। न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हमने फोटोसिंथेसिस को भी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेशन। आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर द ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद उस खाने से होगा क्या। जो हम फूड हमारे अंदर डाइजेस्ट होकर के ब्लड के अंदर आया है, अब उससे क्या होगा आगे का प्रोसेस। तो अब आज हम उसे ही समझेंगे, व्हाट विल हैपन आफ्टर द ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद आगे प्रोसेस क्या होगा। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जो हमने फूड खाया है, अब हम उस डाइजेस्टेड फूड से बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म करेंगे एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। तो सो रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर थोड़ा सा रिकैप करें तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद बेटा हमें उस फूड से मेन एनर्जी मॉलिक्यूल मिला, दैट इज ग्लूकोज। अब क्या होगा, हमारी बॉडी इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी फॉर्म करेगी। किस फॉर्म में एनर्जी? ऐसा नहीं कि हीट के फॉर्म में बनाएगी। यहां जो एनर्जी बनेगी बेटा बॉडी के अंदर एक विशेष मॉलिक्यूल के रूप में बनती है, दैट मॉलिक्यूल नोन एज एटीपी। राइट। सो नाउ वी विल स्टडी दिस रेस्पिरेशन। ओके, सो आई थिंक नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर। डेफिनेशन सबको क्लियर होगी कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमने खाया है उससे हम एनर्जी फॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर, दिस प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। हम हमेशा से ही ज्यादातर बच्चे ये डेफिनेशन पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि मान लो जैसे ये कोई भी पर्सन है, ज्यादातर हम की डेफिनेशन बेटा क्या पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में अक्सर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। मोस्ट ऑफ केसेस में हम यही पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, यही रेस्पिरेशन, बट नॉट इट इज द ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का एक पहला स्टेप है, दैट प्रोसेस नोन एज ब्रीदिंग, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। राइट। सो रेस्पिरेशन अनदर थिंग। रेस्पिरेशन का बेसिक मीन्स क्या है, जो हमें अभी हमने समझा, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी फॉर्म करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि रेस्पिरेशन टू टाइप्स का होता है। ऑन विच बेसिस? जब भी हम किसी चीज के बेटा टाइप की बात करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं, तो कोई ना कोई उसका बेस होता है, कोई ना कोई उसका आधार होता है। तो यहां पर भी हम रेस्पिरेशन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है इसका मतलब बेटा? इसका मतलब है ये रेस्पिरेशन दो टाइप का है, पहला एरोबिक और सेकंड है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन की हेल्प से हम फूड से एनर्जी बनाएंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, वी विल मेक द एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड विदाउट यूजिंग द ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का यूज किए फूड से डायरेक्ट हम एनर्जी बनाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फूड से एनर्जी बनाने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे, दैट कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। राइट। सो देखेंगे यहां पर क्या है, ये फूड है हमारा, मींस डाइजेस्टेड फूड, आल्सो वी कैन से ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम डायरेक्ट यहां एनर्जी बना रहे हैं। किस फॉर्म में बना रहे हैं बेटा एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में बना रहे हैं। अगर यहां पर हम ऑक्सीजन का यूज करेंगे, if we are using the oxygen, then this process is called aerobic respiration. In another case, same food, means digested food, glucose, here we are making energy means ATP without using the oxygen. बिना ऑक्सीजन का यूज करें हम एनर्जी बनाएंगे यहां पर, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। राइट। सो एरोबिक एंड एरोबिक टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। ये इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो समझेंगे हम यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो डायग्राम के साथ समझेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखेंगे सभी। देखो बेटा, सबसे पहले आफ्टर द डाइजेशन, ये कोई भी फूड था हमारे पास, ये कोई भी फूड था, फूड को हमने डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट होने के बाद बेटा बॉडी के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचेगा
जैसे ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचेगा, अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, बेसिक स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू पायरुविक एसिड और आल्सो नोन एज पायरुवेट। सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं पायरुविक एसिड, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा इसका, पायरुवेट। पायरुवेट मींस एक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये पायरुवेट है। तो ग्लूकोज में जैसा आप सभी जानते हैं 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन। यहाँ पर ये ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। इसका मतलब ये एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनने चाहिए, 2 पायरुवेट। एंड दिस प्रोसेस हेल्ड इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस बेटा कहाँ होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में होगी। जैसे ये कोई सेल है, यहां से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर किया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू 2 पायरुवेट। ये पायरुवेट है और ये भी पायरुवेट है, पायरुवेट। दिस प्रोसेस हैपनिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट। सो पहला स्टेप ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। बेटा ग्लाइको मतलब यहाँ पर यूज है ग्लूकोज, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक होना। यहाँ पर ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस ग्लाइकोलाइसिस में भी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एनर्जी फॉर्म हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर बेटा, 2 ATPs। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वैसे बनते टोटल 4 ATPs हैं, 4 ATP बनते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस में 2 ATP यूटिलाइज भी हो जाते हैं। अब यहाँ ग्लूकोज से पायरुवेट बनते समय 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, टोटल 4 फॉर्म हो रहे हैं, तो बेनिफिट कितने का हो रहा है, हमें 2 का हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगाया यहाँ पर 2 ATPs। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होगा, उसका ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में ब्रेक होगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल हैपन आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस, मींस इस पायरुवेट का अब आगे क्या होगा। अब पायरुवेट की आगे 3 पॉसिबिलिटीज है बेटा, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली पॉसिबिलिटीज हम क्या दिखा रहे हैं, इफ द ऑक्सीजन इज एब्सेंट इनटू द बॉडी, अगर ऑक्सीजन बॉडी में है नहीं, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहा है, मींस गोइंग फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो फिर क्या होगा उस केस में, उस केस में बेटा जो पायरुवेट है, नाउ द पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू एथेनॉल। पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, एथेनॉल में। अब एथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, C2H5OH। अब देखेंगे यहाँ पर ये पायरुवेट जो था, यहाँ पायरुवेट में 3 कार्बन है, यहाँ जो मॉलिक्यूल बन रहा है 2 कार्बन बन रहा है, तो डेफिनेटली एक कार्बन बचेगा, और ये कार्बन किस फॉर्म में रिलीज होगा बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो विल फॉर्म हियर। सेकंड चॉइस क्या होगी, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इस केस में, दूसरा ऑप्शन होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, जो पायरुवेट है, पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। अब सेम पायरुवेट के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, लैक्टिक एसिड के पास बेटा कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सो इन दिस केस हियर नो कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। यहां पर लैक्टिक एसिड के साथ केवल क्या बनेगी बेटा, एनर्जी फॉर्म होगी कुछ अमाउंट में बस। थर्ड वन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट ऑफ एनिमल और मोस्ट ऑफ प्लांट्स के केस में होता है। मींस अगर वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, मींस ऑक्सीजन है। सो इन दिस केस द पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। यहां पर क्या होगा बेटा, जो पायरुवेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, टोटल 38 ATPs। ये याद रखने वाली बात है। अगर अब यहाँ पे इसको, यहाँ इसे अगर गौर से देखेंगे तो ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, यहाँ पर ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं, these 2 steps come into anaerobic respiration. And the third one here,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, इन दिस केस इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार बेटा इन ऊपर वाले दो के एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ होता है? इट इज मोस्ट ऑफ केस वी ऑलवेज सीन इन द केस ऑफ ईस्ट। ये हमेशा हमें ईस्ट के केस में देखेगा। ईस्ट जिसे हम खमीर के नाम से भी कहते हैं। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? मसल्स के अंदर। देखा होगा जब हम बहुत तेज कभी कभी दौड़ते हैं तो बहुत तेज दौड़ने के समय पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी हमें बनानी है तो हम जानते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो एनर्जी के बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, लगातार रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा हार्ट बहुत तेज काम कर रहा है, दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है, मसल्स बहुत तेज काम कर रही हैं, तो पूरी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और जिसके लिए एनर्जी का ऑक्सीजन का इंटेक भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसी के हिसाब से में ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या होगा बेटा? उतनी ऑक्सीजन हम जब ले नहीं पाते हैं तो हमारी बॉडी उस समय पार्शियली कुछ देर के लिए शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है मसल्स के अंदर। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन फील होगा, उस समय बॉडी में क्या बनने लगेगा बेटा? लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तब उस समय बॉडी में आते हैं क्रैम्प्स। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ क्रिकेट में देखा, जब लगातार कोई प्लेयर बहुत समय तक लगातार खेलता रहता है तो फिर उसकी बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं, राइट? तो वो किसकी वजह से होता है? डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, राइट? अब यहाँ हम बार बार पढ़ रहे हैं एटीपी एटीपीज के बारे में, थोड़ा आप समझ लेते हैं कि एटीपीज क्या होते हैं। अच्छा, पहले ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। बेसिक सा है, पुराने में हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन हमने देखा दो टाइप का है, एरोबिक और एनारोबिक। डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ केसेस में हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम एनिमल्स और मैक्सिमम प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, मींस दे विल प्रोड्यूस द एनर्जी बाय यूजिंग द ऑक्सीजन। एंड हियर इट इज ओनली इन सम बैक्टीरिया, कुछ फंगीज में होगा, और जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है, रिक्वायर ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट? यहाँ पर क्या होगा? एरोबिक, इन द केस ऑफ एरोबिक द एंड प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2O। याद आ रहा है? जहाँ देखिए यहाँ एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टू फॉर्म हो रहे हैं, देखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? एथेनॉल होगा विद कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। एथेनॉल निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आएगा, और फिर या फिर क्या आएगा? लैक्टिक एसिड आएगा। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज बनेंगे, और यहाँ 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से केवल 2 एटीपी बनेंगे। कितने एटीपी बनेंगे? केवल 2 एटीपी बनेंगे, राइट? यहाँ देखेंगे, यहाँ यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत समझने वाली बात है। जो पायरुवेट से हम एनर्जी बना रहे हैं, 38 एटीपी जो बन रहे हैं आगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस बेटा कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पूरी की पूरी प्रोसेस बेटा कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। नेक्स्ट आगे, सेम मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म हियर एंड हियर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक पॉइंट और है, यहां होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और यहां क्या होगा बेटा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। आपको पता होगा बेटा, केमिस्ट्री में जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि यहाँ पर रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, या कभी लैक्टिक एसिड मिलता है तो कभी हमें एथेनॉल मिलता है। इट मींस दैट फर्दर गो ऑन फॉर ऑक्सीडेशन, उसका आगे भी कुछ प्रोडक्ट बन सकता है, राइट? सो यहाँ पार्शियल एनर्जी रिलीज हो रही है, पार्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ कंप्लीट एनर्जी फॉर्म हो रही है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? नाउ वी विल मूव टू द एटीपी। एटीपी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो एटीपी बेसिकली क्या है बेटा? इसे बोलते हैं कॉइन ऑफ एनर्जी, और ऑल्सो नोन एज करेंसी ऑफ एनर्जी। इसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कॉइन ऑफ एनर्जी। पूरा नाम क्या है बेटा एटीपी का?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो समझना है ना, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे समझो, जैसे कि यहां है कि ये एटीपी का एक डायग्राम है। यहां ये दोनों चीजें क्या है बेटा, ये दोनों चीजें डिनोट हो रही एडिनोसिन को। यहां ये है एडिनोसिन। अब यहां देख रहे हैं इसे 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, 1 2 3। ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मींस 3 और फॉस्फेट मींस फॉस्फेट। यहां 3 फॉस्फेट एडिनोसिन मॉलिक्यूल से जुड़े हैं और इसलिए इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है। अब एक और इसके साथ सिमिलर मॉलिक्यूल और है जिसे बोलते हैं बेटा एडीपी। एडीपी में क्या होगा बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां समझिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है, नीचे दिखाया गया ये रहा एडिनोसिन, इसके साथ 2 फॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है। अब यहां बेटा समझने वाली बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है, देखो यहां ये जो मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली ये एक एटीपी है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एनर्जी भरी हुई है। अब एनर्जी भरी हुई है, 3 फॉस्फेट है, जब हम इसका एक फॉस्फेट यहां से ब्रेक करेंगे, ये फॉस्फेट हमने यहां से बाहर रिलीज कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, राइट। और जो एनर्जी रिलीज होगी यहां पर, उसी एनर्जी को सेल डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट वर्क के लिए यूटिलाइज करेगी। अब क्या होगा, जैसे इसे एटीपी से ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एक फॉस्फेट निकल जाएगा, तो इसके बाद 2 फॉस्फेट बचेंगे। अब जैसे इसके बाद 2 फॉस्फेट बचेंगे, नाउ अब इसे हम क्या बोलेंगे, एडीपी। जब एटीपी से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तब ये बन जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्या होगा, क्या ये प्रोसेस यहां एंड हो चुका है? नहीं। अब क्या होगा, ये जो एडीपी है बेटा, अब ये नाउ दैट एडीपी विल मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एडीपी है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस एडीपी से फिर से वहां एनर्जी बनेगी और एनर्जी की हेल्प से एक और फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। एडीपी में एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा, डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये फिर से ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में बार बार कन्वर्ट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन ये और है कि हम इसे करेंसी ऑफ एनर्जी या कॉइन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। जरा आप यहां देखिए, सपोज लाइक दिस इज अ सेल। मान लो ये कोई एक सेल है और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सपोज हियर इट इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द क्रोमोसोम, these are other organelles, suppose like this is the ribosome. So here in different process, यहाँ बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इन प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सेल ओनली कैन यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल एनर्जी केवल एटीपी से ही ले सकता है। अब ये एटीपी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, यहाँ से रिलीज होकर के पूरी सेल में छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाता है। ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के आ रहे हैं यहाँ पर सभी जगह। तो यहाँ एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी का यूज हो रहा है, और ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, एडीपी में। एटीपी से हमने एनर्जी निकाल ली, एडीपी बन जाएगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल अगेन मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मॉलिक्यूल फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में यही एडीपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, और फिर से एटीपी आ जाएगा डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट सेलुलर पार्ट्स को एनर्जी देने के लिए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से हम करेंसी से एक जगह से कुछ भी हम खरीद सकते हैं, करेंसी हमारी सारी जरूरतें पूरा कर सकती है, तो सेल के केस में भी यही है, ये एनर्जी की करेंसी है। जब भी किसी को एनर्जी चाहिए तुरंत हम इस एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, राइट। सो एक बात और ये और समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक एटीपी से हमें कितनी एनर्जी रिलीज बनती है। तो एक एटीपी जब भी बेटा ब्रेक होगा, जब ये एडीपी बनाएगा, तो इससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, जब भी एक एटीपी एक एडीपी में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं फिर।
तो ये तो बात हुई बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एटीपी क्या होता है, एंड व्हाट विल हैपन विद द ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ क्या होगा बॉडी के अंदर जब पहुंचेगा। अब हम समझेंगे कि ह्यूमन के केस में ये कैसे होता है, राइट। अभी हमने बेसिक चीजें समझी रेस्पिरेशन के बारे में, अब हम समझेंगे कि ह्यूमन के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन के केस में रेस्पिरेशन समझने के लिए हमारे पास एक पूरा ही एक सिस्टम है इसके लिए, और सिस्टम का मैंने बताया था, सिस्टम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। When many organs are working together for a single work, then that complete organ known as system। उससे अब उन सभी organs को मिलकर के क्या बनता है बेटा, सिस्टम बनता है। या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या कई सारे organs काम कर रहे हैं, तो समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे पहले यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक बेटा कहाँ से चालू होता है, नोस्ट्रिल से। किससे चालू होगा, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल पता है किसी को क्या होता है? Nostril are the opening of our respiratory tract। जहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक चालू होता है उन्हें कहते हैं नोस्ट्रिल। ये जो होल है, ये दीज आर 2 होल्स, ये जो आगे छेद दिखाई दे रहे हैं बेटा, यही है नोस्ट्रिल। कितने होते हैं नोस्ट्रिल हमारे पास, 1 पेयर। सो नोस्ट्रिल आर द स्टार्टिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो स्टार्टिंग है वो क्या है, नोस्ट्रिल है। सो नोस्ट्रिल से होते हुए फिर नोस्ट्रिल के पीछे एक चैम्बर होता है, दैट नोन एज, पहला नोस्ट्रिल, दूसरा नेजल पासेस, इसे कहते हैं नेजल पासेस। नेजल पासेस के अंदर ये जो ट्रैक है, नेजल पासेस के अंदर हमें क्या मिलेंगे बेटा, हेयर्स मिलेंगे। थोड़ा सा मिलेगा इसके अंदर म्यूकस। हेयर्स का क्या काम होता है, टू ट्रैप द डस्ट विच इज गेटिंग इनसाइड द बॉडी विद द एयर। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस के साथ जो एयर, जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, उनको रोकना किसका काम है, हेयर्स का। साथ ही साथ इसके अंदर और होता है म्यूकस। म्यूकस का भी क्या होता है, जो फाइन जो पार्टिकल्स हैं, बहुत हल्के जो हैं, जो जिनको हेयर्स नहीं रोक पाते हैं, उन वो इस म्यूकस के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इस नेजल पास के साथ जैसे हम आगे तक जाते हैं, गले तक, यहाँ तक जो एयर पहुंचती है, उस एयर के अंदर कोई भी ना डस्ट होती है, ना बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता। नाउ दैट बिकम कंप्लीटली फिल्टर, पूरी फिल्टर हो जाती है। तो नेजल पास भी हम कैसे क्या कह सकते हैं, एक तरह से फिल्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या है, एक कॉमन टर्निंग पॉइंट विच इज नोन एज फेरिंग्स। थर्ड है फेरिंग्स। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था, जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था फेरिंग्स के बारे में। दैट फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पाथवे है, एक कॉमन रास्ता है हमारे फूड और एयर के लिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना भी उसी ट्रैक से निकलेगा, और एयर सांस ले रहे हैं वो भी इसी ट्रैक से निकलेगी। सो फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे। गले में इतनी जगह नहीं है कि खाने के लिए अलग एक रास्ता बनेगा और एयर के लिए अलग एक रास्ता होगा, इतनी जगह है ही नहीं हमारे इस गले के अंदर। तो यहाँ पर एक कॉमन पाथवे है ये। तो ऊपर से दोनों अलग हैं, और गले के बाद नीचे भी फिर दोनों अलग अलग हैं। ओके, सो लेकिन फेरिंग्स क्या है, कॉमन। इसलिए आप फेरिंग्स को एलिमेंट्री कैनाल में ही पढ़ेंगे, और फेरिंग्स को यहाँ सांस लेने वाला जो रास्ता है, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ भी पढ़ेंगे उसे। फेरिंग्स के बाद बेटा 4th नंबर पे क्या है, लैरिंग्स। इसे क्या कहते हैं, इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स ये जो है यहाँ पर। लैरिंग्स के बाद क्या है, नीचे हम देखेंगे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं बेटा ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया नंबर विल बी 5। ये 5वें नंबर पे क्या होगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद नीचे आएगी ट्रैकिया। फर्दर 2 लंग्स है हमारे पास, तो दोनों लंग्स की तरफ डिवाइडेड हो जाने वाला जो पहला पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो पेयर में 1 2 है, मतलब टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी तक एक ट्रैक चल रहा था, अब आगे एक पेयर हो जाएगा, मींस 2 हो जाएंगे, और ये इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइडेड हो जाएगी ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक, या फिर एल्वियोलाई भी कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं क्या है। तो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक बेटा क्या क्या पार्ट है। नंबर 1 नोस्ट्रिल, मींस ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेजल पासेस क्या है, जस्ट लाइक अ फिल्टर। जस्ट लाइक ए फिल्टर। फेरिंग्स क्या है बेटा, कॉमन पाथवे, कॉमन ट्रैक फॉर एयर एंड फूड। लैरिंग्स क्या है बेटा, ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसे। ट्रैकिया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर,
which have सी रिंग्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बेटा इसे हम समझेंगे सी रिंग्स, सी रिंग्स। अब ये सी रिंग्स क्या होती है? अब देखो यहां पर सी भी लिखा है और रिंग्स भी लिखा है। सी रिंग्स क्या है? इनकी शेप तो आगे से तो देखने में ऐसे लगता है रिंग्स जैसी, लेकिन रियल में ये रिंग्स जैसी नहीं है। इनकी जो शेप है वो सी के आकार की होती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हो रही है? देखो बेटा, ये जो आपको ऐसे जब आप इसको टच करेंगे तो आपको ऐसे छल्ले छल्ले से महसूस होंगे गले के अंदर। ये जो ट्रैक है ये यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक हमें ऐसे छल्ले छल्ले से हमें ट्रैक के अंदर होते हैं। इन्हीं छल्लों को बोलते हैं सी रिंग्स। अब मैं दोनों का मतलब बताता हूँ, इन्हें सी और रिंग्स क्यों कहते हैं। देखने में तो हमें रिंग्स जैसे लगते हैं, लेकिन रियल में ये सी के शेप के होते हैं। इसका मतलब आगे से तो बिल्कुल गोल है ये इस टाइप से आप आगे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको गोल दिखेंगे, लेकिन पीछे की साइड में ये खुले हुए हैं। पीछे की साइड में यहाँ पर गैप है, और ये बहुत ही जरूरी है इनके बारे में समझना। ये कार्टिलेज के बने होते हैं और हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स होने से रोकते हैं। क्योंकि जब स्पीड से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उस समय ये, क्योंकि यहाँ कोई बोन तो है नहीं, हड्डी नहीं है, तो ये पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही मसल केवल मांस का बना है। स्पीड से एयर आएगी तो ये पिचक सकता है। तो ऐसे केस में इसके अंदर ये कार्टिलेज के बनी हुई रिंग्स लगे होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से, पिचकने से, बंद होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर ये सी रिंग्स नहीं होंगे तो सांस लेते समय बार बार हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, बंद हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है, सी रिंग्स कहाँ होते हैं? सी रिंग्स हमें मिलेंगे बेटा ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स तक। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक हमें मिलेंगी सी रिंग्स। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं। क्या फंक्शन है इसका? कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स होने से, बंद होने से रोकते हैं। ओके। और ब्रोंकाई क्या होते हैं बेटा? दोनों लंग्स की तरफ जो पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइड होते हैं, ये वो दोनों लंग्स हैं, यहाँ की तरफ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। आगे चलेंगे लास्ट में एल्वियोलाई। ये बहुत समझने वाली बात है। मेन फंक्शन अब आगे आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का। अभी तक तो ये केवल पासेज थे, पाथवे थे, जो गैस को, जो एयर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहां तक जाएगी एयर? लास्ट में एयर कहां पहुंचेगी बेटा? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई के क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देखेंगे इसको डिटेल में समझेंगे। यहां पर ये है एल्वियोलाई, सिंपल है। ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स में लास्ट में आपको देख रहे होंगे ये बिल्कुल बैलून जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखाया गया, ये एल्वियोलाई, और इसको जूम करके मैंने यहाँ पर दिखाया, ये है एल्वियोलाई। देखो दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे, ये लास्ट में आपको ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है। पहले तो हम समझेंगे ये इतने सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है क्यों। अगर ये लंग्स हमारे सीधे होते तो क्या दिक्कत थी? जैसे ये मान लो ये ऐसे ट्रैक डिवाइड हो रहा है, अगर ये सिंपल ऐसे होते तो क्या दिक्कत थी बेटा? यहाँ पर ये अंदर से ऐसे खोखले होते, एयर आ रही है और यहीं से अगर ट्रैक हो जाती तो क्या दिक्कत थी? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दीज एल्वियोलाई क्या कर रही है? ये एल्वियोलाई ये हमारे लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया उसे बढ़ा रही है। सरफेस एरिया को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक में मैंने ये सिंपली बनाया, अब दूसरी तरफ देखो, दूसरे कलर से बनाता हूं। जैसे कि मान लो ये आगे इस टाइप से फर्दर डिवाइडेड है। अब यहां पर अगर ये ऐसे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे है मान लो। अब आप देख करके बताइए कि इस एरिया में एरिया ऑफ एक्सचेंज गैसेस ज्यादा है, ये इंटरनल एरिया यहां ज्यादा है कि इंटरनल एरिया यहां पर ज्यादा है? डेफिनेटली यहां पर इंटरनल एरिया ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स हैं, ये यहां से जो गैसेस आएंगी वो गैसेस बेटा यहाँ इतने सारे सरफेस एरिया से क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज होकर ब्लड में जा सकते हैं। सो एल्वियोलाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमने सांस के साथ जो गैसेस अंदर ली हैं उनको ब्लड में डिसॉल्व कराने के लिए एल्वियोलाई उस एरिया को बढ़ा दे रही हैं। अगर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते तो लंग्स की जो कैपेसिटी है सांस लेते समय ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाने की, वो बहुत कम होती। एल्वियोलाई इसे कई हजार गुना बढ़ा देती है।
ओके, सो देखिए आगे समझेंगे हम। तो एल्वियोलाई बेसिकली क्या है, ये तो आउटर स्ट्रक्चर है। अगर इसका आउटर स्ट्रक्चर को हम ऐसे बीच में से कट करके देखें, इसके अंदर हो क्या रहा है, वो ये स्ट्रक्चर है। यहां पर देखो, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा एल्वियोलाई है, बैलून है। जो हमने सांस ली है, जो गैसेज अंदर आई है, वो यहाँ है आगे। अब यहाँ पर वो गैसेज आ चुकी है जो हमने एटमोस्फियर से ली है। ये ब्लड वेसल है, ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल है, जो इसको टच करते हुए निकल रही है। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ डायग्राम में समझाऊं तो हर एल्वियोलाई से ऐसे ब्लड वेसल ऐसे कांटेक्ट में साथ निकल रही है। हर एल्वियोलाई से ब्लड वेसल ऐसे टच होकर निकल रही है। अब ये ब्लड वेसल का काम क्या है कि जो गैसेस यहां से आई हैं, ये कलर पिंक कलर, तो जो गैसेस यहां से आई हैं उन गैसेस को हमें ब्लड के अंदर डिसॉल्व करना है। मींस बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिसॉल्व करना है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे दोबारा से इसके अंदर छोड़ना है। सो सांस लेते समय जो ऑक्सीजन हमने ली है वो एल्वियोलाई सैक तक पहुंच के ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, और जो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लौट के आई है पूरी बॉडी में से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कलेक्ट करके ब्लड लंग्स तक लाया है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर रिलीज होगी, और फिर यहाँ से एल्वियोलाई से वापस होते हुए, स्ट्रैक से होते हुए हम उसे नोज से बाहर रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब एक चीज और समझना हमारे लिए बाकी है कि हम सांस लेते कैसे हैं। वॉट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, कि कैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं। लेकिन इससे समझने से पहले आप एक छोटे से मैं 3 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, पहले आप वो समझिए, उसके बाद क्या है आपको सभी को समझ में आ जाएगा ब्रीदिंग। देखिए थोड़ा सा गैस प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि हम इसको समझेंगे। यहाँ पर ये देखो, मान लो ये एक हमारे पास 2 गैस सिलेंडर हैं। तो 2 गैस सिलेंडर हैं, बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं एक साथ ही बना लेता हूँ सभी गैस सिलेंडर, 2 और बना लेते हैं। देखो बच्चों, ये 2 गैस सिलेंडर है, मान लो इनकी अपनी कैपेसिटी है 10 kg। यहाँ भी 10 kg गैस आ सकती है, यहाँ भी 10 kg गैस आ सकती है। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर 10 किलो गैस आ सकती है, और यहाँ पर पहले से 7 kg भरी हुई है। और इस दूसरे सिलेंडर के अंदर क्या गैस भरी हुई है बेटा, 5 kg भरी है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसे, मान लो इसके अंदर 5 kg भरी है। ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है, दोनों की टोटल कैपेसिटी 10 kg है, लेकिन एक के अंदर 7 किलो गैस है, एक के अंदर 5 किलो गैस है। अब आप मुझे बताइए प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा गैसों का। डेफिनेटली जब दोनों सिलेंडर में बराबर कैपेसिटी है, लेकिन गैस का अमाउंट एक के अंदर ज्यादा, तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अब एक दूसरा चेंज है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे किसी पाइप से ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, तो गैस कहां से कहां जाएंगी, तो गैस हमारी हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएंगी। कहां से जाएंगी बेटा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, जो गैस है बेटा वो 7 से 5 की तरफ जाएंगी। लेकिन पहला प्रश्न, कब तक, तब तक जाएंगी जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है, तो जब तक दोनों यहाँ से 1 kg इधर आएगी, यहाँ 6 रहेगी, यहाँ 6 जाएगी, जब तक दोनों तरफ बराबर प्रेशर नहीं होगा तब तक गैसों का एक्सचेंज चलता रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो गैसेज है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, लेकिन तब तक जाएंगी जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, दूसरा समझेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पर अभी मान लो दोनों फिर से 10-10 kg के, वही से एक के अंदर 7 किलो गैस है, एक के अंदर 5 किलो गैस है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैंने कनेक्ट करने से पहले क्या किया है बेटा, यहां पर मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब मैंने बेटा इसे कर दिया 10 की जगह, अब मैंने इसे 10 की जगह कर दिया 20 kg। अब ध्यान दीजिएगा, यहां 20 kg के अंदर 7 गैस है, यहां 10 kg के अंदर 5 गैस है। ये ए सिलेंडर है, ये बी सिलेंडर है।
है ना। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं, मान लो, चलो इरेज कर देते हैं। हाँ, अब 20 के अंदर मान लो 7 कीजिए फॉर एग्जांपल, यहां तक आ रहा है। अब मुझे बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, ए के अंदर, बी के अंदर? डेफिनेटली अब जो प्रेशर है वो बी के अंदर ज्यादा है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर हम किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर जो है प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर अब मैं इनको ऐसे कनेक्ट करता हूं तो आप देखिएगा गैसेस यहां से यहां जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यहां से दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा निकल के, जब भी हम किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर गैसों का प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां प्रेशर कम होगा गैसेस वहां की तरफ जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां तक सबको क्लियर है? अब आइए, अब समझते हैं हम इसको यहाँ पर। अब इस डायग्राम को समझिए। अब ये इस डायग्राम को हम यहाँ पर समझेंगे बेटा। देखो, जब भी हम सांस लेते हैं ना तो बेटा फेफड़ों के नीचे एक ऐसे सी आकार की एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम, ये है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या होता है बेटा? नॉर्मल इसकी ऐसे स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली क्या होगा? डायाफ्राम इस टाइप से होता है, सी शेप में। लेकिन जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो है नीचे की तरफ आएगा, इस टाइप से होगा। जब इस टाइप से होगा तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मुझे बताओ गैसेस बाहर से अंदर की तरफ आएंगी कि नहीं आएंगी? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स हमारे नीचे की तरफ आएंगे, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप गैसेस हमारी बाहर से अंदर की तरफ आएंगी। आर गेटिंग दिस पॉइंट? और केवल डायाफ्राम ही नहीं है, इसके साथ यहाँ जो हमारी रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, ये भी थोड़ा बाहर की तरफ उठती हैं। जब पसलियां बाहर की तरफ आएंगी तो जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनका वॉल्यूम नीचे के साथ साथ बाहर की तरफ भी बढ़ता है। तो दोनों तरीके से जब वॉल्यूम बढ़ता है तो गैसेस स्पीड से अंदर आती हैं। तो आप ये समझिए, जब डायाफ्राम श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय वॉल्यूम बढ़ेगा, तब गैसेस बॉडी के अंदर आएंगी, क्योंकि उस समय लंग्स के अंदर जो गैसेस का प्रेशर है वो कम हो जाता है और बाहर ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से गैसेस इजीली बॉडी के अंदर आती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल बताओ मुझे, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ, जब भी हम कार में जा रहे होते हैं, अगर कार का कभी एक्सीडेंट होता है, और टीवीओ में अपने अक्सर देखा होगा कि सिर फूट गया उसका, तो अगर कार में बैठने एक्सीडेंट होने से सिर फूटता है तो हेलमेट लगाना चाहिए। हम सीट बेल्ट क्यों लगवाते हैं बताओ? अगर कार का एक्सीडेंट हुआ, सिर फूट गया, अब सिर फूटने से डेथ हो रही तो हेलमेट लगाओ ना, बात ही खत्म। हम बार बार सीट बेल्ट क्यों चिल्ला रहे होते हैं? देखो, एक कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो स्टीयरिंग होती है ना, जब कार का एक्सीडेंट होता है तो स्टीयरिंग हमारे चेस्ट के बिल्कुल पोजीशन पर होती है, डायाफ्राम के जस्ट पोजीशन पर, और एक्सीडेंट होता है तो हमारी बॉडी अगर स्टीयरिंग से टकराएगी तो उस समय डायाफ्राम फट जाएगा, यहाँ ये डैमेज होगा, और डायाफ्राम डैमेज होगा तो ये नीचे दबेगा नहीं और प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, और दम घुटने से ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी, डायाफ्राम पंचर हो गया तो। इसलिए हम सीट बेल्ट लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ताकि हमारे जो डायाफ्राम है वो स्टीयरिंग से कांटेक्ट में ना आए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दैट हाउ वी टेक द ब्रीथ, कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है। ओके